कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान के साथ हुआ अन्याय पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। ये कहानी एक ऐसी ही लड़ाई की है जिसने भारत में लाखों महिलाओं के लिए उनके काम करने की जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे कह सकते हैं दिल तोड़ने वाली बात है। वो महिला जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, उसे आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी हिम्मत की वजह से आज लाखों महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की हीरो हैं एक अकेली महिला, जिन्होंने सिर्फ समाज की गलत प्रथाओं को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को चुनौती दे डाली। ये कहानी है भंवर देवी के असाधारण संघर्ष की। भंवरी देवी कोई आम सरकारी कर्मचारी नहीं थी। नहीं, वो अपने समुदाय में साथिन के नाम से जानी जाती थी, मतलब एक दोस्त, एक गाइड। उनका काम था बाल विवाह जैसी गहरी जड़ों वाली सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, और इसी हिम्मत की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो सब कुछ बदल गया जब भंवरी देवी ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। उन्होंने एक 9 महीने की बच्ची का बाल विवाह रोकने की कोशिश की। इसकी सजा उन्हें पहले सामाजिक बहिष्कार के तौर पर मिली, और फिर 22 सितंबर को ये उत्पीड़न एक भयानक क्रूर हमले में बदल गया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि बदला लेने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। उनके ऊपर हुआ हमला तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असल में इसके बाद एक और दर्दनाक सिलसिला शुरू हुआ, एक ऐसा संघर्ष जहां हर उस संस्था ने उनका साथ छोड़ दिया जिसका काम उनकी रक्षा करना था। न्याय का हर दरवाजा उनके लिए बंद होता चला गया। सोचिए, न्याय की जो पहली सीढ़ी होती है, वहीं पर उन्हें धक्का दे दिया गया। पुलिस ने तो पहले एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया, और तो और उनका मजाक उड़ाया गया। ऐसे सवाल पूछे गए जो किसी भी विक्टिम के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे थे। 52 घंटे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कानून ये कहता है कि रेप जैसे मामलों में सबूत बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए, लेकिन भंवरी देवी के केस में जानबूझकर 52 घंटे की देरी की गई। ये सीधे सीधे न्याय की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश थी, ताकि सारे जरूरी सबूत खत्म हो जाएं। पुलिस, मेडिकल सिस्टम और फिर आखिरी उम्मीद थी हमारी न्यायपालिका। लेकिन वहां भी क्या हुआ? निचली अदालत ने सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया। ये इस बात का सबूत था कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। और अदालत ने जो वजह दी वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। फैसला सबूतों पर नहीं बल्कि एक बेहद जातिवादी सोच पर आधारित था कि भला ऊंची जाति के मर्द नीची जाति की औरत का रेप क्यों करेंगे। इससे ये साफ हो गया कि समस्या सिर्फ कानून की नहीं बल्कि समाज की गहरी मानसिकता की भी थी। जब सिस्टम के हर दरवाजे बंद हो गए, तब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। महिला अधिकार समूहों और कई एक्टिविस्ट्स ने मिलकर इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। अब भंवरी देवी की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का मुद्दा बन चुकी थी। यहीं से ये लड़ाई ऐतिहासिक बनी। कई सारे महिला संगठन विशाखा नाम के बैनर के नीचे एक साथ आए और इस मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट ले गए। विशाखा, ये नाम इस केस की पहचान बन गया। ये किसी एक इंसान का नाम नहीं था, बल्कि ये उस सामूहिक शक्ति का प्रतीक था जो किसी एक व्यक्ति की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या दी गई? बहुत सीधी और मजबूत दलील थी। कहा गया कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरासमेंट सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। मतलब समानता का अधिकार, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की आज़ादी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये सब कुछ छीन लेता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब देश की संसद खामोश थी, तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने भारत में महिलाओं के अधिकारों की दिशा ही बदल दी। ये एक बहुत बड़ा पल था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ माना कि देश में एक लीगल वैक्यूम है, यानी एक कानूनी खालीपन। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से निपटने के लिए कोई कानून था ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती, इस खालीपन को भरना हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार था जब भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट को ठीक ठीक डिफाइन किया गया। इससे पहले जो चीज़ें साफ नहीं थीं या जिनको लेकर कन्फ्यूजन था, अब उनकी एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। तो गाइडलाइंस में सिर्फ परिभाषा नहीं थी, बल्कि ठोस कदम भी बताए गए।
जैसे कि हर कंपनी या संस्था की ये जिम्मेदारी होगी कि वो एक सुरक्षित माहौल दे। हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनानी होगी, जिसकी हेड एक महिला होगी। साथ ही सबको जागरूक करने के लिए प्रोग्राम्स भी चलाने होंगे। लेकिन विशाखा गाइडलाइंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो एक नई शुरुआत थी। इन गाइडलाइंस ने उस मजबूत कानून की नींव रखी जिसे आज हम सब पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं। तो फर्क क्या था? जो सफर 1997 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से शुरू हुआ था, वो 2013 में जाकर एक पूरा मजबूत कानून बना। विशाखा गाइडलाइंस ने कानूनी खालीपन को भरा था और पॉश एक्ट ने उन गाइडलाइंस को और भी ज्यादा ताकतवर और व्यापक बना दिया। 17 साल, सोचिए, पूरे 17 साल लग गए इस कानून को संसद से पास होने में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के लगभग 2 दशक बाद जाकर ये कानून बना। ये दिखाता है कि कभी-कभी सही बदलाव लाने में कितना वक्त और कितनी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। और इन सब के बीच हम कहानी के सबसे दुखद, सबसे मार्मिक मोड़ पर वापस आते हैं, जिस एक महिला के संघर्ष ने देश की लाखों महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी। उसका अपना केस आज भी इंसाफ के लिए अदालतों में इंतजार कर रहा है। तो भंवरी देवी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी एक इंसान का संघर्ष और बलिदान पूरे समाज को न्याय दिला सकता है, भले ही उस इंसान को खुद कभी इंसाफ ना मिले?